वाले हैं। मादा प्राइमेट्स जैसे बंदर, कपी और इंसानों में पाए जाने वाला आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, मानव शरीर प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है और इसके अंदर जो कुछ भी चलता है वो किसी शानदार सिम्फनी से कम नहीं है। ये वो चक्र है जिस पर जीवन की निरंतरता टिकी है, लेकिन अक्सर इसके वैज्ञानिक पहलुओं को बहुत हल्के में ले लिया जाता है। तो आज इस चर्चा के जरिए हम उन सभी परतों को हटाएंगे और शरीर के अंदर लगातार टिक टिक करने वाली इस शानदार जैविक घड़ी को बिल्कुल करीब से समझेंगे। ठीक है, आइए सीधे विषय में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम इस 28 से 29 दिन के अचूक अनुक्रम को 5 हिस्सों में बांटेंगे। एक जैविक घड़ी का परिचय, प्रारंभिक प्रावस्थाएं यानी आर्तव और पुटकीय, फिर मध्य और अंतिम प्रावस्थाएं, हार्मोन की भूमिका और आखिर में इसके रुकने के कारण। एक बहुत ही तार्किक प्रवाह है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, एक जैविक घड़ी का परिचय। सबसे पहले उस मंच को समझना जरूरी है जहां ये सब घटित होता है, मादा शरीर। ये चक्र जीवन भर नहीं चलता, इसकी एक तय शुरुआत और एक निश्चित समाप्ति होती है। आइए इन सीमाओं को समझें। तो सबसे पहली टर्म है रजोदर्शन, जिसे अंग्रेजी में मिनार्की कहते हैं। यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी के समय जब पहली बार ये चक्र शुरू होता है तो उस पहले अनुभव को रजोदर्शन कहा जाता है। ये एक स्पष्ट स्टार्टिंग लाइन है। बायोलॉजिकली देखें तो ये इस बात का संकेत है कि शरीर अब प्रजनन के लिए तैयार होना शुरू हो गया है, एक नए चरण की शुरुआत। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि हर शुरुआत का एक अंत भी होता है। इससे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। लगभग 50 वर्ष की उम्र के आसपास जब ये जनन चक्र हमेशा के लिए रुक जाता है तो उसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। यानी रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक के इस पूरे सफर को ही प्रजनन आयु माना जाता है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि इन दोनों सीमाओं के बीच हर महीने आखिर होता क्या है। ये 28 से 29 दिन का पूरा क्रोनोलॉजिकल मैप है। इसे 4 साफ हिस्सों में बांटा गया है। दिन 1 से 5 तक आर्तव प्रावस्था, दिन 6 से 13 तक पुटकीय प्रावस्था, फिर आता है 14वां दिन जो बहुत खास है, अंडोत्संग प्रावस्था, और अंत में 15 से 28 दिन तक चलने वाली पीत प्रावस्था। अगर कोई रुकावट ना आए तो ये लूप हर महीने यूं ही चलता रहता है। भाग 2, प्रारंभिक प्रावस्थाएं, आर्तव और पुटकीय। चलिए टाइमलाइन के पहले आधे हिस्से पर जूम इन करते हैं। इसे पुरानी चीजों की सफाई और नए निर्माण के रूप में देखा जा सकता है। इस चक्र की शुरुआत होती है आर्तव प्रावस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज से, जो आमतौर पर 1 से 5 दिनों तक चलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फेज केवल तभी आता है जब पिछले चक्र में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन न हुआ हो। जब ऐसा होता है तो गर्भाशय की अंदरूनी परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, और उसकी रक्त वाहिकाएं टूटने लगती हैं। इसी टूटने की वजह से आर्तव स्त्राव होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये शरीर का पुरानी तैयारियों को साफ करने का अपना तरीका है। और जैसे ही ये सफाई पूरी होती है, शुरू होती है पुटकीय प्रावस्था, जो दिन 6 से 13 तक चलती है। अब इस दौरान गर्भाशय में 2 काम एक साथ हो रहे होते हैं। एक तरफ अंडाशय में प्राथमिक पुटक बड़े होकर एक परिपक्व ग्राफी पुटक या ग्राफियन फॉलिकल का रूप ले रहा होता है, और दूसरी तरफ गर्भाशय की वही परत जो टूट गई थी वो फिर से बनने और मोटी होने लगती है। मतलब शरीर अगले संभावित निषेचन के लिए फिर से कमर कस लेता है। भाग 3, मध्य और अंतिम प्रावस्थाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक क्लाइमैक्स तक पहुंचता है, जिसके बाद शुरू होता है एक लंबा इंतजार। दिन 14। सच मानिए ये कोई आम दिन नहीं है। 28 दिन के इस चक्र में ये एकदम बीच का दिन अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहलाता है। इस दिन शरीर में LH सर्ज होता है, मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का स्तर अचानक छलांग लगाता है। इस जबरदस्त ऊर्जा से ग्राफियन पुटक फट जाता है और उसमें से एक अंडाणु या सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। बस इसी महत्वपूर्ण घटना को बायोलॉजी में अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडोत्सर्ग के तुरंत बाद शुरू होती है पीत प्रावस्था या लूटियल फेज, जो 15 से 28 दिन तक चलती है। अंडाणु तो निकल गया, लेकिन उस फटे हुए ग्राफिक पुटक का क्या? खैर, वो एक नई संरचना में बदल जाता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये बहुत ही एक्टिव हो जाता है और भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ने लगता है।
ये प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि अगर निषेचन हो जाए तो भ्रूण को एक सुरक्षित और गद्देदार जगह मिल सके। भाग 4 हार्मोन की भूमिका। अब तक जो भी बदलाव हमने देखे वो अपने आप नहीं होते। इस सिम्फनी के पीछे कुछ डायरेक्टर्स हैं और वो हैं हार्मोन। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। अब जो बात इस चार्ट में वाकई दिलचस्प है वो है इनका गजब का तालमेल। सबसे ऊपर LH और FSH हैं जो अग्रपीयूष ग्रंथि से आते हैं। इनका काम है पुटकों का विकास और 14वें दिन अंडोत्सर्ग कराना। फिर वो विकसित होते हुए पुटक खुद एस्ट्रोजन छोड़ते हैं जो गर्भाशय की टूटी हुई परत की मरम्मत करता है। और आखिर में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है जो उस परत को गर्भावस्था के लिए तैयार रखता है। ये बिल्कुल एक रिले रेस जैसा है, जहां एक हार्मोन अपना काम खत्म करके तुरंत दूसरे को बैटन पकड़ा देता है। 28वें दिन के करीब आकर बायोलॉजी एक दोराहे पर खड़ी हो जाती है। यहाँ दो ही रास्ते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर ऊपर रहता है और एंडोमेट्रियम भ्रूण को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके जाते ही प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अचानक गिरता है, एंडोमेट्रियम फिर से टूटने लगता है और दिन 1 का आर्तव स्राव फिर से शुरू हो जाता है। साइकिल पूरी तरह से रीसेट। भाग 5 चक्र रुकने के कारण। इस आंतरिक घड़ी को समझने के बाद अब उन बाहरी कारकों को देखना जरूरी है जो इस चक्र को रोक या बिगाड़ सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या आर्तव चक्र का न होना हमेशा गर्भावस्था का ही संकेत है? ये एक आम धारणा है, लेकिन क्या विज्ञान भी यही कहता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि गर्भावस्था चक्र रुकने का सबसे स्पष्ट कारण है, लेकिन ये इकलौता कारण बिल्कुल नहीं है। मानव शरीर बेहद संवेदनशील है। बहुत ज्यादा तनाव यानी हाई स्ट्रेस लेवल्स और खराब सामान्य स्वास्थ्य भी इस हार्मोनल सिम्फनी को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। मस्तिष्क और प्रजनन प्रणाली का ये नाजुक तालमेल दिखाता है कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कितनी गहराई से जुड़े हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये जटिल तंत्र सिर्फ प्रजनन के लिए है या ये हमारे पूरे स्वास्थ्य का एक बड़ा बैरोमीटर भी है। इसी विचार के साथ ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।